नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हिंदी अनमोल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हिंदी की क्लासें चल रही हैं। और हम लोग पढ़ रहे थे आदिकाल। आदिकाल में हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल देख रहे थे। और आदिकाल में हम लोग लौकिक साहित्य को पढ़ रहे थे। लौकिक साहित्य में आज लौकिक गद्य साहित्य को पढ़ेंगे और क्लास संख्या होगी हमारी 22। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। लौकिक गद्य साहित्य, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आदिकालीन लौकिक गद्य साहित्य। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आदिकालीन लौकिक गद्य साहित्य। आदिकालीन लौकिक गद्य साहित्य ये मेरा टॉपिक है। इसके अंतर्गत जो हम कवि पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आते हैं राउल बेल। रोड़ा कवि की रचना है राउल बेल। तो सबसे पहले आप नंबर 1 पे डालिए राउल बेल। राउल बेल, इसका संस्कृत नाम क्या है? राजकुल विलास। अगर संस्कृत नाम की बात करें तो संस्कृत नाम क्या है? राजकुल विलास। संस्कृत नाम राजकुल विलास। अगर इसके रचनाकार की बात करें, रचनाकार कौन है? अगर रचनाकार की बात करें तो रचनाकार है रोड़ा कवि। रोड़ा कवि। और इसका रचना काल क्या है? अगर रचना काल की बात करें, इसका रचना काल है 10वीं शताब्दी। 10वीं शताब्दी। रचना कौन सी पढ़ रहे हैं हम? राउल बेल। इसका संस्कृत नाम क्या है? राजकुल विलास। रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। और रचना काल कब है? 10वीं शताब्दी। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह गद्य पद्य मिश्रित गद्य पद्य मिश्रित अर्थात चंपू रचना है। चंपू रचना है। यह हिंदी में चंपू परंपरा की प्रथम रचना है। यह हिंदी में चंपू परंपरा की प्रथम रचना है। परंपरा की प्रथम रचना है। प्रथम रचना है। इसमें कलचुरी राजवंश के कलचुरी कहीं पर कालचुरी मिलता है, कहीं पर कलचुरी मिलता है। इसको कालचुरी कर दीजिए। कालचुरी
राजवंश के किसी शासक, राजवंश के किसी शासक के किसी शासक के सामंत के सामंत सात नायिकाओं का नक्सिक वर्णन है, का नक्सिक वर्णन है, नक्सिक वर्णन है। यह हिंदी की प्रथम रचना है। नई लाइन से लिखिए, यह हिंदी की प्रथम रचना है। यह हिंदी की प्रथम रचना है जिसमें नक्सिक वर्णन मिलता है, जिसमें नक्सिक वर्णन मिलता है। यह हिंदी की प्रथम रचना है जिसमें नक्सिक वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले नक्सिक वर्णन किसमें मिलता है? राउलबेल में मिलता है। यह वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। संग्रहालय में सुरक्षित है। यह वर्तमान के मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स, इस संग्रहालय का नाम है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसमें 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसमें 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रमुख है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। आजकालीन लौकिक गद्य साहित्य को हम देख रहे थे। सबसे पहले हमने पहली रचना कौन सी देखी है? राउलबेल। इसका संस्कृत नाम क्या है? राजकुल विलास। रचनाकार कौन है? अरोड़ा कवि। और रचना काल क्या है? 10वीं शताब्दी। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू रचना है। यह हिंदी में चंपू परंपरा की प्रथम रचना है। मतलब इस रचना में गद्य पद्य दोनों मिश्रित है, मिला हुआ रूप है और इसे चंपू के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कलचुरी राजवंश के किसी शासक के सामंत के 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है। इसमें कितनी नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है? 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है। यह हिंदी की प्रथम रचना है जिसमें नक्सिक वर्णन मिलता है। अगर आपसे ये पूछी जाए कि हिंदी की प्रथम वह रचना जिसमें नक्सिक वर्णन मिलता है तो कौन सी रचना होगी? राउलबेल। यह वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें 7 भाषाओं के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रमुख है। आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं लोग।
चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसके विशेष तत्व को। विशेष तत्व तो यही हो गया कि ये मिश्रित रचना है, इसे चंपू रचना भी कहा जाता है। ये चंपू परंपरा की प्रथम रचना है, ये तो विशेषता इसकी हो ही गई है। आइए देखते हैं हम लोग इसके कथन, एक दो कथन इसके बारे में देख लें और फिर बढ़ते हैं आगे। कथन। कथन क्या है? राउलबेल की भाषा, राउलबेल की भाषा, राउलबेल की भाषा मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है। मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है, अपभ्रंश है। किंतु इसमें पछाही और पूर्वी, किंतु इसमें पछाही पछाही और पूर्वी, किंतु इसमें पछाही और पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। संश्लेष है मतलब मिला हुआ रूप है। तो इसका कथन है रामचंद्र तिवारी का, रामचंद्र तिवारी का कथन। अगला कथन, राउलबेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। ये किसने कहा है? लिखिए। राउलबेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित, हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की, चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। प्राचीनतम रचना है। ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगली रचना का नाम है उक्त व्यक्ति प्रकरण। ये नई रचना है, रचना नंबर 2, उक्त व्यक्ति प्रकरण। व्यक्ति प्रकरण अगर रचनाकार की बात करें, इसके रचनाकार दामोदर शर्मा है। रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। और रचना काल कब है? अगर रचना काल की बात करें तो इसका रचना काल कब है?
इसका रचना काल है 1145 ईस्वी के आसपास। 1145 ईस्वी के आसपास या 12वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। इसमें क्या है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। लिखिए, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र, दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित, महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। सभा पंडित थे। गोविंद चंद्र के साथ गोविंद चंद्र के राजकुमारों को गोविंद चंद्र के राजकुमारों को बनारस के आसपास की भाषा राजकुमारों को बनारस के आसपास की भाषा तथा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से इन्होंने इसकी रचना की। उन्होंने इसकी रचना की। इसकी रचना की। ये ऊपर जो कथन लिखा गया है वो राउलवेल का कथन है। इसमें क्या कह रहा है, राउलवेल की भाषा मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है, किंतु इसमें पछाड़ी और पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है। ये कथन किसका है, रामचंद्र तिवारी का। राउलवेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। ये कथन किसका है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दूसरी रचना है। ये रचना का नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और इसके रचनाकार कौन है, दामोदर शर्मा। रचना का समय क्या है, 1145 ईस्वी या 12वीं शताब्दी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर शर्मा महाराज पंडित महाराज गोविंद चंद्र के साथ महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। गोविंद चंद्र के राजकुमारों को बनारस के आसपास की भाषा तथा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने इनकी रचना की। आइए देखते हैं और आगे उक्त व्यक्ति प्रकरण के विषय में थोड़ा सा और जान लेते हैं।
दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को दामोदर शर्मा किसकी भाषा उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को अपभ्रंश बताया है। अपभ्रंश बताया है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी इसकी भाषा को डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कौशली अर्थात अवधि मानते हैं। कथन है एक लिख लीजिए। कथन क्या है? दामोदर शर्मा की पुस्तक से पता चलता है कि दामोदर शर्मा की पुस्तक से पता चलता है कि उन दिनों कहानियों में गद्य का भी प्रयोग होता था। पता चलता है कि उन दिनों कहानियों में गद्य का प्रयोग उन दिनों कहानियों में गद्य का प्रयोग होता था। संभवतः चंपू काव्यों की ढंग की रचनाएं होती थी। चंपू काव्यों की ढंग की रचनाएं होती थी। ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम देख रहे थे उक्त व्यक्ति प्रकरण के विषय में। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। रचना काल क्या है? 1145 ईस्वी, 12वीं शताब्दी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें दामोदर शर्मा ने महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे और उनके राजकुमारों को भाषा ज्ञान देने के लिए यह रचना की थी, जो बनारस के आसपास क्षेत्र में बोली जा रही थी। उसके साथ साथ संस्कृत का भी ज्ञान देने के लिए इस रचना का प्रयोग किया था। अब दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को क्या बताया है? अपभ्रंश बताया है। वहीं पर डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने इसकी भाषा को प्राचीन कौशली अर्थात अवधि मानते हैं। कथन है दामोदर शर्मा की पुस्तक से पता चलता है कि वो दिनों कहानियों में
गद्य का प्रयोग होता था। संभवतः चंपू काव्यों के ढंग की रचनाएं होती थी। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आइए देखते हैं लौकिक गद्य साहित्य की एक रचना और है, वह रत्नाकर, और इसके रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। आइए एक रचना इसको भी देख लिया जाए तो हमारा लौकिक गद्य साहित्य समाप्त हो जाएगा। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, वर्ड रत्नाकर। वर्ड रत्नाकर, रत्नाकर हम लोग देख रहे हैं इसके विषय में। रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। अगर रचनाकार की बात की जाए, रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। और रचना काल क्या है? 14वीं शताब्दी। अगर रचना काल की बात करें तो रचना काल क्या है? 14वीं शताब्दी। इसके विषय में देखिए, यह एक शब्दकोश, यह एक शब्दकोश है। यह एक शब्दकोश है। कौन सी रचना? वर्ड रत्नाकर रचना क्या है? एक शब्दकोश है। इसकी भाषा मैथिली है। इसकी भाषा मैथिली है। इसकी भाषा मैथिली है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। इस रचना में 8 अध्याय हैं। इस रचना में 8 अध्याय हैं। इस रचना में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, जिन्हें कल्लोल कहा जाता है। जिन्हें कल्लोल कहा जाता है। वो 8 अध्याय कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। नंबर 1, नगर वर्णन। नगर वर्णन। नंबर 2, नायिका वर्णन। नायिका वर्णन। नंबर 3, आख्यान वर्णन। आख्यान वर्णन। नंबर 4, ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन। नंबर 5, प्रणयक वर्णन। प्रणयक वर्णन। नंबर 6, शमशान वर्णन।
नंबर 7 भट्टादि वर्णन। भट्टादि वर्णन। नंबर 8 अपूर्ण। ये 8 अध्याय हैं। इसमें ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना व रत्नाकर में। इस रचना में 84 सिद्धों का भी उल्लेख मिलता है। इस रचना में 84 सिद्धों का भी उल्लेख मिलता है। इस रचना में 84 सिद्धों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें तत्कालीन हिंदू दरबारों का भी वर्णन मिलता है। इसमें तत्कालीन हिंदू दरबारों का भी वर्णन मिलता है। इस रचना का प्रकाशन सुनीत कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र द्वारा द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से करवाया गया। हम देख रहे थे किसके बारे में, वर्ण रत्नाकर के बारे में। इसके रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर है। रचना का समय क्या है? 14वीं शताब्दी है। यह एक शब्दकोश है जिसकी भाषा मैथिली है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैथिली का विश्वकोश किस रचना को माना जाता है तो वर्ण रत्नाकर। ये कैसी रचना है? एक शब्दकोश है। आपसे ऐसे पूछेगा कि इसमें से कौन सी रचना शब्दकोश मानी जाती है, तो उसमें 4-5 रचनाओं को दे देगा, जिसमें से सही कौन सा होगा? वर्ण रत्नाकर होगा। इस रचना में 8 अध्याय हैं जिन्हें कल्लोल कहा गया है या कहा जाता है। वो 8 अध्याय कौन कौन से हैं? नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आख्यान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्राणायक वर्णन, शमशान वर्णन, भट्टादि वर्णन, अपूर्ण। इस रचना में 84 सिद्धों का भी उल्लेख मिलता है। इसमें तत्कालीन, इसको मैं सही कर देता हूं, इतना मिटा के फिर से लिख देता हूं। इस रचना में 84 सिद्धों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें तत्कालीन हिंदू दरबारों का भी वर्णन मिलता है। इस रचना का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र, 2 व्यक्तियों ने मिलकर, कौन को? सुनीति कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र द्वारा कहां से कराया गया? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये संस्था का नाम है जहां से प्रकाशन करवाया गया। द रॉयल
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से करवाया गया। तो दोस्तों बस आज की क्लास इतनी ही। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे आदिकालीन अभ्रंश साहित्य के साथ। यहाँ पर हमारा लौकिक साहित्य समाप्त होता है, और जिन्होंने क्लास को नोट डाउन नहीं किया है पीछे की, वो क्लास को पीछे वाली नोट डाउन कर ले, ताकि आगे की जो क्लासें होंगी आपको समझ में आएंगी। अगर आप पीछे की क्लासों को नहीं देखते हैं तो आगे की क्लासें आपको समझ में नहीं आती है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।